हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी या डीपीएसपी भी बोलते हैं। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स पूरा ख़त्म कर लिया है। तो देखिए, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं वो मींस जो है डीपीएसपी वो स्टेट के लिए एक डायरेक्शन है कि मींस अगर स्टेट कोई भी लॉ बना रहा है लोगों के लिए, अगर स्टेट कोई भी नियम बना रहा है तो वो स्टेट को एज ए डायरेक्टिव दिए गए हैं, एज ए निर्देश। तो इसीलिए इसको हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी बोलते हैं। तो जो ये कॉन्सेप्ट है डीपीएसपी का, वो लिया गया है स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से। और यहाँ पे जो स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन था उन्होंने ये कॉन्सेप्ट उठाया था आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। तो हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट जो है वो आर्टिकल 45 ऑफ द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट लिया गया है वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 45 से लिया गया है। ठीक है, तो पार्ट 4 जो है हमारे संविधान का, तो चौथा भाग है वो बात करता है डीपीएसपी के बारे में। आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 35 तक जो चीज़ें हैं वो डीपीएसपी है। तो जो देखिए आर्टिकल 12 में जो डिफिनीशन दी गई है स्टेट के लिए, वही सेम डिफिनीशन जो है वो आर्टिकल 36 में भी अप्लाई होगी। तो आर्टिकल 36 भी डिफिनीशन ऑफ द स्टेट की बात करता है। आर्टिकल 37 की बात करें तो इसमें डीपीएसपी के एप्लीकेशन की बात की गई है कि किन किन चीज़ों पे कैसे कैसे ये एप्लीकेबल होगा। ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये एम करते हैं एट इंश्योरिंग सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस टू द पीपल एंड इस्टेब्लिशिंग इंडिया एज ए वेलफेयर स्टेट। तो इंडिया को ये जो प्रिंसिपल्स हैं वो एक वेलफेयर स्टेट बनाने की बात करते हैं। अब देखिए डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स में हमेशा जो है क्लासेस होते रहते हैं। तो इसके रिगार्डिंग जो है सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट इससे रिलेटेड आ चुके हैं। तो फंडामेंटल राइट्स, द स्कोप ऑफ डीपीएसपी इज़ लिमिटलेस। तो जैसे फंडामेंटल राइट्स है उसी तरह जो स्कोप है डीपीएसपी का फंडामेंटल राइट्स की तरह ही लिमिटलेस है, क्योंकि ये प्रोटेक्ट करता है राइट टू द सिटीजन्स एंड वर्क एट अ मैक्रो लेवल। तो डीपीएसपी जो है वो मैक्रो लेवल पे काम करता है। देखिए, जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं ये जस्टिसिएबल होते हैं। जस्टिसिबल का मतलब है कि अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 36, और हाई कोर्ट में आप जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 226। ठीक है, तो डीपीएसपी में क्या है कि डीपीएसपी एक तरह से हमारे राइट ही हैं, लेकिन हम ये जस्टिसिएबल नहीं होते हैं। ठीक है, डीपीएसपी जो है वो नॉन जस्टिसिएबल की कैटेगरी में आते हैं। तो ये हमें अधिकार तो दिए गए हैं लेकिन ये नॉन जस्टिसिएबल है, मीन्स अगर इनका वायलेशन हो रहा हो तो हम कोर्ट वगैरह नहीं जा सकते। डीपीएसपी कंसिस्ट ऑफ ऑल द आइडियल्स विच द स्टेट शुड फॉलो। तो देखिए इसमें वो सभी चीज़ें दी गई हैं, वो ऐसे आइडियल्स दिए गए हैं जो हमारे थिंकर्स थे, तो उनकी थिंकिंग का एक ये समरी है, वो चीज़ इसमें दिया गया है जो सभी स्टेट को फॉलो करना चाहिए। अगर स्टेट कोई भी पॉलिसी वगैरह बना रही है, तो कोई भी पॉलिसी बना रही है, कोई भी लॉ बना रही है, तो उस चीज़ में जो है डीपीएसपी को ध्यान में रखते हुए स्टेट का ये कर्तव्य है कि वो कोई भी लॉ या कोई भी पॉलिसी को फॉर्म करे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर अफर्मेटिव डायरेक्शंस। देखिए, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं डीपीएसपी हैं वो एक डायरेक्शन है स्टेट के लिए। ठीक है, ऑन द अदर हैंड फंडामेंटल राइट्स आर निगेटिव। देखिए, फंडामेंटल राइट्स निगेटिव इसलिए हैं, देखिए डीपीएसपी पॉजिटिव कैटेगरी में आते हैं और फंडामेंटल राइट्स है वो निगेटिव राइट्स की कैटेगरी में आते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स निगेटिव इसलिए हैं क्योंकि ये स्टेट पे लिमिटेशन डालते हैं, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स ये बताते हैं कि स्टेट को क्या नहीं करना है। ठीक, तो जो राइट हमको फंडामेंटल राइट्स मिले हैं वो कहीं ना कहीं स्टेट की जो पावर्स हैं उनको लिमिट करते हैं। तो फंडामेंटल राइट जो है वो निगेटिव हो गए। लेकिन बात करें डीपीएसपी की, तो डीपीएसपी ये बताते हैं कि स्टेट को क्या करना है। तो जब क्या करने वाली बात है तो ये चीज़ हो गया पॉजिटिव। ठीक है, तो डीपीएसपी जो है वो पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है और फंडामेंटल राइट जो है वो निगेटिव कॉन्सेप्ट है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स प्रोहिबिट करते हैं स्टेट की पावर्स को, और डीपीएसपी जो है वो एक तरह से स्टेट के लिए निर्देश डायरेक्शन का काम करते हैं कि ये पॉलिसी बनाते समय स्टेट को इन बातों का ध्यान, इन जो चीज़ इसमें दी गई हैं उसका ध्यान रखना है। ठीक है, डीपीएसपी जो है वो इन्फोर्सेबल नहीं है, नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर है। वहीं पे फंडामेंटल राइट जो है वो जस्टिसिएबल है, मींस वॉयलेशन होता है तो आप कोर्ट में अपील कर सकते हैं। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट गो हैंड इन हैंड। ठीक है, लेकिन ये एक कहीं ना कहीं एक दूसरे के पूरक भी हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि डीपीएसपी कम है फंडामेंटल राइट से। सुप्रीम कोर्ट्स के ऐसे कई जजमेंट्स आए हैं, आगे हम देखेंगे। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स की। तो इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है हमारा सोशलिस्ट प्रिंसिपल, ठीक है, समाजवादी विचारधारा। उसके बाद जो गांधी जी की विचारधाराएं थी, और लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। तो पहले हम सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे। तो आर्टिकल 38 कहता है कि स्टेट शैल स्ट्राइव टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल।
ठीक है। तो स्टेट क्या करेगा, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करेगा बाय सिक्योरिंग एंड प्रोटेक्टिंग अ सोशल ऑर्डर बाय इंश्योरिंग सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। तो सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस को इंश्योर करते हुए जो भी काम करेगा, जो स्टेट जो भी काम करेगा वो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए करेगा। बाय मिनिमाइजिंग इनइक्वालिटीज़ इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी। और मीन्स इनइक्वालिटीज़ जो हैं, असमानताएँ जो हमारे समाज में हैं, तो उन सब चीज़ों को कम करने की कोशिश करेगा, चाहे वो इनइक्वालिटी इनकम के आधार पे हो, स्टेटस के आधार पे हो, या किसी अपॉर्चुनिटी या फैसिलिटीज़ के आधार पे हो, किसी भी आधार पे हो। तो स्टेट जो है उसका काम ये होगा कि वो इनइक्वालिटी जो असमानताएँ हैं उसको कम करने की तरफ वो कदम बढ़ाए, काम करे। बात करते हैं आर्टिकल 39 की। तो स्टेट शैल इन पार्टिकुलर डायरेक्ट इट पॉलिसीज टुवर्ड द सिक्योरिंग। अब देखिए आर्टिकल 39 कुछ पॉइंट्स बताता है हमें कि राइट टू एन एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड टू ऑल सिटीजन्स। मीन्स जो भी सिटीजन्स होंगे उनके लिए जो स्टेट है वो अच्छे कंडीशंस, ऐसे कंडीशंस बनाएगा या ऐसे लॉ बनाएगा जो उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आए और जिससे लोगों का जो मीन्स वेलफेयर है वो हो सके। द ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज शैल बी ऑर्गेनाइज्ड इन अ मैनर टू सर्व द कॉमन गुड। जो देखिए जो ओनरशिप होगा और या जो रिसोर्सेज के जो कंट्रोल वगैरह होंगे उसको इस मैनर में ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा कि वो सभी लोग को समान तरीके से काम आ सके। अब ऐसा नहीं है कि उन चीज़ों का फ़ायदा जो है कोई एक पर्टिकुलर आदमी उठा रहा है, तो सभी लोग उस चीज़ का जो है लाभ ले सकें। तो जो भी लॉ बनाए जाएंगे या जो पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी उस बातों में, उन सब चीज़ों में इसका ध्यान रखा जाएगा। स्टेट शैल अवॉइड कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड्स। अब स्टेट इसको ये कोशिश करेगा कि मीन्स जो वेल्थ का कंसंट्रेशन है वो किसी एक आदमी के हाथ में ना हो, वो सभी लोगों में डिस्ट्रीब्यूटेड रहे, ठीक है। तो ये बात करता है आर्टिकल 39। और आर्टिकल 39 कहता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। जो देखिए इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क ये कई बार एग्जाम्स वगैरह में पूछता है। तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आर्टिकल 39 में दिया हुआ है। द प्रोटेक्शन ऑफ द स्ट्रेंथ एंड हेल्थ ऑफ द वर्कर्स। अब जो भी वर्कर्स हैं, जो भी काम करने वाले हैं फैक्ट्रीज़ वगैरह में, जो भी काम करते हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनके हेल्थ के लिए, ठीक है। तो ऐसे पॉलिसीज़ स्टेट के द्वारा इनेक्ट की जाएंगी। चाइल्डहुड एंड यूथ शैल नॉट बी एक्सप्लॉयटेड। बात करते हैं आर्टिकल 41 की। तो आर्टिकल 41 बात करता है टू सिक्योर द राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंट इन केसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस, डिसेबिलिटीज़। तो इन सब चीज़ों में जो है स्टेट काम करेगा, ये बात करता है आर्टिकल 41। आर्टिकल 42 कहता है कि स्टेट शैल मेक प्रोविज़न फॉर सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। तो जैसे कि जहाँ भी जो भी वर्कर्स काम वगैरह कर रहे हैं फैक्ट्रीज़ वगैरह में, तो वहाँ पे जो कंडीशन होनी चाहिए वो अच्छी कंडीशन होनी चाहिए, कि ऐसी कंडीशन जहाँ पे लोग काम कर सकें। उसके अलावा फीमेल्स के लिए जो मैटरनिटी रिलीफ का जो प्रावधान है वो स्टेट को करना चाहिए। आर्टिकल 43 बोलता है कि स्टेट शैल endeavor टू सिक्योर ऑल वर्कर्स अ लिविंग वेज एंड अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। मीन्स सभी जो भी वर्कर्स हैं उनके लिए एक लिविंग वेज मीन्स एक कम से कम एक न्यूनतम जो वेतन है वो डिसाइड करना चाहिए स्टेट को। और उसके अलावा जो है ताकि वो जो अपनी मीन्स जो डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है वो जी सकें। बात करते हैं आर्टिकल 43A की। तो स्टेट शैल टेक स्टेप टू सिक्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़। तो स्टेट को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी वर्कर्स या जो भी लोग इंडस्ट्रीज़ वगैरह में जो काम कर रहे हैं तो उनको एक मीन्स कैसे मैनेज किया जाएगा, इन सब चीज़ों के लिए कोई ना कोई स्टेप जो है स्टेट को लेना चाहिए। आर्टिकल 47 बात करता है टू रेज़ द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन। मीन्स न्यूट्रिशन का जो लेवल है वो रेज़ किया जाएगा। एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, दो चीज़ों की बात करता है, लेवल ऑफ न्यूट्रिशन की और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की ऑफ पीपल एंड इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, ठीक है। तीसरी चीज़ हो गई पब्लिक हेल्थ। तो आर्टिकल 47 लेवल ऑफ न्यूट्रिशन की बात करता है कि इसे जो बच्चे हैं छोटे ये या जो प्रेग्नेंट मदर्स हैं उनमें जो लेवल ऑफ न्यूट्रिशन है उसको इम्प्रूव करने के लिए पॉलिसी लाई जाएंगी। लोगों के स्टैंडर्ड को और अच्छा बनाने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए पॉलिसी लाई जाएंगी। लोगों की जो हेल्थ है, स्वास्थ्य है, उसको भी इम्प्रूव करने के लिए स्टेट के द्वारा पॉलिसीज़ इनेक्ट की जाएंगी। बात करते हैं ऐसे प्रिंसिपल्स जो गांधी के विचारधारा पर आधारित हैं। तो पहले आता है आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 कहता है द स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एज यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। तो स्टेट क्या करेगा, विलेज पंचायत का गठन करेगा। तो उस समय तो सभी जगह विलेज पंचायत हैं। तो ये जो है ये भी गांधी जी की विचारधारा में ही आता है, विलेज पंचायत का गठन करना। आर्टिकल 40 की हो गया। आर्टिकल 43 बात करता है स्टेट शैल एंडेवर टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री, ठीक है। आर्टिकल 43 बात करता है कॉटन इंडस्ट्री को प्रमोट करने की।
ऑन एन इंडिविजुअल और कोऑपरेटिव बेसिस इन रूरल एरियाज़। तो रूरल एरियाज़ में जो है कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाएगा। आर्टिकल 43 बात करता है टू प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनॉमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो देखिए आर्टिकल 43 भी जो है वो बात करता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की, ठीक है। आर्टिकल 46 बोलता है द स्टेट शैल प्रमोट एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द पीपल, पार्टिकुलरली दैट ऑफ द शेड्यूल्ड क्लासेस, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शंस। तो जो स्टेट है वो मीन्स जो एजुकेशनल और जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, जो एससी हो गए, एसटी हो गए या जो वीकर सेक्शंस है, तो उनके तरफ भी जो स्टेट जो है काम करेगा और ऐसी पॉलिसीज इनेक्ट करेगा ताकि जो एजुकेशनल और इकोनॉमिक कंडीशन है लोगों की वो इम्प्रूव की जा सके। आर्टिकल 47 देखेंगे तो द स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, ठीक है। स्टेट जो है काम करेगा लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव करने में। एंड प्रोहिबिट कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, जैसे अल्कोहल वगैरह हो गया, ड्रग्स वगैरह हो गया, तो इन सब चीज़ों का जो है इन पे प्रतिबंध लगाएगा, ठीक है, इनको प्रोहिबिट करेगा। ये आर्टिकल 47 कहता है। आर्टिकल 48 बात करता है टू प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ काउस, ठीक है, जो गाय वगैरह की जो मारा जाता है, काट दिया जाता है, या जो बछड़े होते हैं काफ्स एंड अदर मिल्च एंड ड्रॉट कैटल टू इम्प्रूव देयर ब्रीड्स। तो जो गौ हत्या वगैरह है तो उन सबको रोकने की बात करता है आर्टिकल 48। अब बात करते हैं लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स की। तो पहले है आर्टिकल 44। तो स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन ए यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसकी बात करता है ये। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होगा जो भी 18 से ऊपर हैं वो जो है इलेक्शन में अपना वोट वगैरह दे सकते हैं, सबके लिए, बिना किसी भेदभाव के लिए, सबके लिए है ये चीज़। आर्टिकल 45 बात करता है टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर, ठीक है। जो अर्ली चाइल्डहुड केयर है वो दिया जाएगा। एजुकेशन, जो छोटे बच्चे हैं उनको अर्ली चाइल्डहुड केयर भी मिलेगा, एजुकेशन मिलेगा अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर, जब तक वो अपना 6 साल पूरा नहीं कर लेते, ठीक है। और आर्टिकल 48 बोलता है टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइंस, ठीक। एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री की तरफ ध्यान दिया जाएगा और इसमें साइंटिफिक तरीके से वर्क करने की कोशिश की जाएगी। तो ऐसी पॉलिसीज़ लाएंगी जो मॉडर्न पॉलिसीज़ हों, जो साइंटिफिक पॉलिसीज़ हों एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री में, ताकि इनको और अच्छे से इम्प्रूव किया जाएगा और एग्रीकल्चर में ज़्यादा से ज़्यादा हम जो चीज़ें हैं वो उगा सकें। आर्टिकल 48 बात करता है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट, ठीक है। तो इन्वायरमेंट को सेफ गार्ड करने की, इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन की बात करता है। उसके अलावा फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन की बात करता है आर्टिकल 48। आर्टिकल 49 बात करता है कि जो स्टेट होगा वो जो भी मोनूमेंट्स हैं हमारे, जो भी हेरिटेज प्लेसेस हैं, ऐसे जो हिस्टोरिक इंटरेस्ट, जो हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस रखते हैं हमारे लिए, तो ऐसे मोनूमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्टिकल 49 है, ठीक है। तो स्टेट जो है इन मोनूमेंट्स को जो है प्रोटेक्ट करेगा। आर्टिकल 50 कहता है कि द स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट। तो ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ भी चुका है यूपीएससी, कई बार प्रीलिम्स में पूछ चुका है क्वेश्चन। तो यहाँ पे सेपरेशन ऑफ जुडिशरी की बात की जा रही है फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। तो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एग्जीक्यूटिव से कई बार क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 51 बोलता है इट डिक्लेयर्स दैट टू एस्टैब्लिश इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी द स्टेट शैल एंडेवर टू। तो आर्टिकल 51 देखते हैं कुछ पॉइंट्स हैं। मीन्स ये इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी की बात करता है। मेंटेन जस्ट एंड हॉनरेबल रिलेशन विद द नेशन, तो हम जो दूसरे देशों के साथ संबंध होगा वो अपना संबंध जो है अच्छा बनाएंगे। फॉस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ, जो इंटरनेशनल लॉज हैं, नियम कानून वगैरह हैं, जो ट्रीटी वगैरह हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करेंगे। उसके अलावा जो मीन्स जो आर्बिट्रेशन, जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हैं, तो उसके सेटलमेंट के लिए हम जो है वो इंकरेजमेंट करेंगे, ये बात करता है आर्टिकल 51। अब बात करते हैं कि डीपीएसपी में अभी तक क्या क्या अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। तो जैसे 42nd अमेंडमेंट है, वैसे 42nd अमेंडमेंट को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। तो 42nd अमेंडमेंट 1976 में जो है इसमें कुछ चेंजेस किए गए पार्ट 4 में। देखते हैं 39A है जो प्रोवाइड करता है फ्री लीगल एड टू पुअर। 43A बात करता है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़। आर्टिकल 48A बात करता है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट। तो ये जो तीनों आर्टिकल्स हैं 39A, 43A और 48A, तो ये तीनों ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में, जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था। फिर 44वां संविधान संशोधन में क्या हुआ कि आर्टिकल 38 में सेक्शन 2 को इंसर्ट किया गया, जो कहता है कि स्टेट इन द पार्टिकुलर शैल स्ट्राइव टू मिनिमाइज इकोनॉमिक
इनइक्वालिटीज़, तो जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ हैं उनको कम करने की कोशिश करेगा स्टेट, ठीक है। एलिमिनेट इनइक्वालिटीज़ इन स्टेटस, जो भी इनइक्वालिटीज़ हैं उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करेगा। फैसिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़ नॉट अमंग्स इंडिविजुअल बट ऑल्सो अमंग द ग्रुप्स। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक इंडिविजुअल है वहाँ उसकी बात हो रही है, तो मतलब इंडिविजुअल के अलावा जो है जो भी ग्रुप्स हैं उसमें जो इनइक्वालिटी है, उसमें जो असमानताएँ हैं उसके लिए भी स्टेट जो है वो पॉलिसीज़ वगैरह बना सकता है। इट ऑल्सो एलिमिनेटेड द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम लिस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो देखिए आर्टिकल 44 के द्वारा जो राइट टू प्रॉपर्टी है, मीन्स जो हमारा आर्टिकल 31 था राइट टू प्रॉपर्टी, उसको डिलीट कर दिया गया। और आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज F में भी था राइट टू प्रॉपर्टी। तो इन दोनों जगहों से जो है 44वें संविधान संशोधन में राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया गया। बात करते हैं 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 की, तो इट चेंज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्टिकल 45 एंड मेड एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ने। तो जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, तो उसके द्वारा क्या किया गया कि आर्टिकल 45 जो एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करता है उसको एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया आर्टिकल 21A में। तो आर्टिकल 21A जो है वो राइट टू एजुकेशन है, तो इसको अमेंड किया गया था 86 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। अब देखते हैं फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, तो उससे रिलेटेड कुछ केसेस हैं। जैसे चंपकम दोयराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1951 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल किया था कि अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है बिटवीन फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, तो जो फॉर्मर होगा वही प्रिवेल करेगा, ठीक है। तो मीन्स जैसे कि फॉर्मर का मतलब कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ कह दिया था कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो प्रिवेल कर जाएगा, क्योंकि जस्टिसिएबल और डीपीएसपी जस्टिसिएबल नहीं है। इट डिक्लेयर्स दैट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैव टू कन्फर्म टू एंड रन एज सब्सिडरी टू द फंडामेंटल राइट्स। तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होंगे वो सब्सिडरी होंगे फंडामेंटल राइट्स के। इट ऑल्सो हेल्ड दैट फंडामेंटल राइट्स कुड बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट बाय इनेक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और ये भी कहा गया कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो पार्लियामेंट चाहे तो अमेंडमेंट करके उसको चेंज कर सकता है। तो अमेंडमेंट आता है पार्लियामेंट के पास, ये जो पावर है वो आर्टिकल 368 देता है अमेंडमेंट की। फिर आता है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस, 1967 का केस है ये। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट्स कुड नॉट बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट इवन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। इसमें गोलकनाथ केस में ये कहा गया कि अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए भी फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं किया जा सकता है, ठीक है। गोलकनाथ केस में ये कहा गया। इट वॉज कॉन्ट्राडिक्टरी टू इट्स ओन जजमेंट इन द शंकरी प्रसाद केस, ठीक है। तो शंकरी प्रसाद का जो केस था तो उसमें जो जजमेंट दिया गया था उसका ये ठीक उल्टा ही जजमेंट था इसमें, ठीक है। क्योंकि उसमें शंकरी प्रसाद केस में ये कहा गया था कि फंडामेंटल राइट्स को जो है वो अमेंड किया जा सकता है, लेकिन यहाँ गोलकनाथ केस में ये कहा गया कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी अगर फंडामेंटल राइट्स को मतलब अमेंड जो है वो नहीं किया सकता। अब देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट केस जो है हमारा वो है केशवानंद भारती केस 1973 में। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो गोलकनाथ का जो जजमेंट था उसको क्या किया, ओवर रूल किया और डिक्लेयर किया कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि पार्लियामेंट चाहे तो किसी भी पार्ट को, पूरे संविधान में किसी भी पार्ट को आर्टिकल 368 का पावर यूज़ करके वो अमेंड कर सकता है। लेकिन उसको इस बात का ध्यान रखना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें केशवानंद भारती केस से देखने को मिलता है। राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 वाज एलिमिनेटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो ये हुआ था किससे, 44th अमेंडमेंट एक्ट से। फिर देखते हैं मिनरवा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 का केस। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट इट कैन नॉट चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर। तो मिनरवा मिल्स केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ भी करिए लेकिन भैया बेसिक स्ट्रक्चर चेंज मत करिए, जो वही है वही रहना चाहिए। आप कोई भी अमेंडमेंट कर सकते हैं, आपको 368 बहुत ढेर सारी पावर दे रहा है, लेकिन आपको बेसिक स्ट्रक्चर चेंज करने की पावर नहीं है। आप जो बेसिक स्ट्रक्चर है वही रहेगा, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। चेंज करने की कोशिश करेंगे तो उस लॉ को जो है वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डीपीएसपी एसोसिएटेड एक्ट्स एंड अमेंडमेंट्स, देखते हैं जैसे लैंड रिफॉर्म के लिए देखिए ऑलमोस्ट ऑल स्टेट हैव पास्ड लैंड रिफॉर्म लॉज। सभी स्टेट में जो है लैंड से रिलेटेड लॉ जो है वो पास किए जा चुके हैं टू इम्प्रूव द कंडीशंस ऑफ द रूरल मासेस, ताकि जो रूरल लोग जो गांव के लोग हैं उनकी जो कंडीशन को और इम्प्रूव किया जा सके। पहले क्या था कि पहले ज़मींदारी उमदारी वाला सिस्टम चलता था, तो वो सब तो एबॉलिश हो चुका है। तो ये इसी की बात कर रहा है कि एबॉलिशन ऑफ ज़मींदारी जागीरदारी इन सब चीज़ों की। उसके बाद टेनेंसी रिफॉर्म्स लाइक सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर फेयर रेंट्स वगैरह
इम्पोजिंग ऑफ सीलिंग्स ऑन लैंड होल्डिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस लैंड एमंग द लैंडलेस लेबर्स, जो भी लैंडलेस लेबर हैं उनको ज़मीन वगैरह देने की बात है इसमें। उसके अलावा जो कोऑपरेटिव फार्मिंग होता है, वैसे लेबर रिफॉर्म की बात करें तो लेबर रिफॉर्म के लिए देखिए मिनिमम वेजेस एक्ट पास किया गया था 1948 में। उसके अलावा कोड ऑन वेजेस 2020 में पास किया गया था। तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एबोलिशन एक्ट पास किया गया था 1970 में। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट, उसके अलावा ये सब जो भी ये सब एक्ट्स हैं, तो ये सब जो है लेबर रिफॉर्म से रिलेटेड एक्ट्स हैं। जैसे ये मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है, ये 1961 में पास किया गया था। एंड द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 में पास किया गया था टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ वुमेन वर्कर्स, जो महिलाएं, जो काम करने वाली महिलाएं हैं, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, जिसके माध्यम से आज भी जो है मैटरनिटी जो रिलीफ है वो मिलता है। उसके बाद देखते हैं जैसे पंचायती राज सिस्टम, तो पंचायती राज को लागू करने के लिए 73 अमेंडमेंट किया गया था। ठीक है, कमेंट में आप ये बताइए कि 74th अमेंडमेंट जो है वो कब हुआ था और उसके क्या क्या प्रोविज़न्स हैं, आपको ये बताना है 74th अमेंडमेंट कब हुआ था। तो जो 3 टायर सिस्टम है पंचायती राज का, ये इंट्रोड्यूस गया था विलेज लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक है, और कॉटेज इंडस्ट्री को देखिए प्रमोट करने के लिए से आर्टिकल 43 बात करता है। तो गवर्नमेंट ने इसे खादी और विलेज इंडस्ट्रीज़ का गठन किया है, जो कमीशन है खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन। उसके अलावा ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट बोर्ड, स्किल बोर्ड, क्वायर बोर्ड विच प्रोवाइड एसेंशियल हेल्प टू कॉटेज इंडस्ट्रीज इन फाइनेंसिंग एंड मार्केटिंग वगैरह में जो है ये हेल्प करता है। तो ये कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने के लिए ये सब जो कमीशंस वगैरह हैं, और जो ये सब जैसे सिल्क बोर्ड हो गया, क्वायर बोर्ड हो गया, ये सब चीज़ें बनाई गई हैं। एजुकेशन को देखिए प्रमोट करने के लिए जैसे आर्टिकल 45 बात करता है, तो वैसे ही 86 अमेंडमेंट किया गया था, जिसको जो बात करता है कि 6 से लेके 14 साल के जो बच्चे हैं, 6 से लेके 14 साल के बच्चे, उनको एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो फ्री में दी जाएगी। ठीक है, तो राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था 2009 में। अब बात करते हैं तो रूरल एरिया डेवलपमेंट की, तो जैसे कई प्रोग्राम लॉन्च किए गए, जैसे ये मनरेगा वाला जो प्रोग्राम आता है 2006 का ये प्रोग्राम है, तो ये मनरेगा वाला भी इसी के अंदर आता है, रूरल एरिया डेवलपमेंट के अंदर आता है। तो रूरल एरिया डेवलपमेंट की बात करता है आर्टिकल 47, तो मनरेगा जो है वो आर्टिकल 47 के अंदर ही आता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो रूरल एरियाज़ हैं उनके डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो जब मनरेगा है जो वो क्या करता है कि कम से कम 1 साल में 100 दिन की जो एम्प्लॉयमेंट है वो प्रोवाइड करता है। हेल्थ के लिए देखिए, हेल्थ के लिए क्या किया गया, तो प्रधानमंत्री ग्राम स्वास्थ्य योजना लॉन्च किया गया, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ये सब चीज़ें जो हैं वो हेल्थ को इम्प्लीमेंट करने के लिए। इन्वायरमेंट को के प्रोटेक्शन के लिए देखेंगे तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इन सब को इनेक्ट किया गया है इन्वायरमेंट को सेफगार्ड करने के लिए। वाटर एंड एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट भी पास किया गया है। सेंट्रल पोल्यूशन जो हमारा CPCB है उसका गठन भी किया गया है। हेरिटेज प्रिजर्वेशन, अब जब बात आती है हेरिटेज प्रिजर्वेशन की, तो इसमें हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रेमिनेंस एक्ट पास किया गया था 1958 में। ठीक है, ताकि जो हमारे इंटरनेशनल या नेशनल इंपॉर्टेंस के जो हमारे मोनूमेंट्स हैं, जो हमारे यूनेस्को साइट्स हैं, उनको प्रिजर्व किया जा सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।